हेलो माय डियर फ्रेंड, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल विल बी फाइन। PK25PNG के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत। कल तक हमने भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों के बारे में चर्चा किया था। आज हम इसी कड़ी को आगे बढ़ाएंगे और आज हम बात करेंगे भारत के राष्ट्रपति के बारे में। तो चलिए बिना इंतज़ार ना करे शुरू करते हैं। भारत के राष्ट्रपति के बारे में चर्चा करने से पहले यहाँ कुछ और तथ्य हैं जो हमें जानना बहुत ज़रूरी है। कोई भी देश की शासन व्यवस्था दो ही प्रकार से हो सकती है, या तो होंगे वो संस्थात्मक शासन व्यवस्था या वो होंगे अध्यक्षतात्मक शासन व्यवस्था। दोनों को समझते हैं, दोनों हैं क्या। संस्थात्मक शासन व्यवस्था के आप बेस्ट उदाहरण भारत, कनाडा और जापान में देख सकते हैं, लेकिन अध्यक्षतात्मक शासन व्यवस्था का उदाहरण आप USA यानी कि अमेरिका, ब्राज़ील और श्रीलंका में देखने को मिलता है। हमारे यहाँ संस्थात्मक शासन व्यवस्था को उत्तरदायी सरकार या कैबिनेट सरकार भी कहते हैं। वहीं हमारे यहाँ कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में निकट का संबंध होता है। कार्यपालिका का निर्माण व्यवस्थापिका करता है और हमारे यहाँ कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तथा संसद के कैबिनेट सदस्य शामिल होते हैं। हमारे यहाँ की शासन व्यवस्था में कार्यपालिका में संसदीय शासन व्यवस्था भी दो प्रकार की होती है हमारे यहाँ। या तो वो होंगे नाम मात्र के शासन प्रणाली या नाम मात्र के कार्यपालिका, और दूसरे होंगे वास्तविक कार्यपालिका। तो हमारे यहाँ नाम मात्र की कार्यपालिका में हमारे यहाँ के राष्ट्रपति यानी कि सर्वोच्च पद जो भारत का प्रथम नागरिक होता है उसका पद नाम मात्र के कार्यपालिका में आती हैं। और वास्तविक कार्यपालिका में कौन शामिल है तो इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। लेकिन यहाँ हम आगे बढ़ने से पहले ये बता दें कि हमारे यहाँ नाम मात्र की कार्यपालिका में राष्ट्रपति ज़रूर शामिल हैं, लेकिन राष्ट्रपति के जैसे जैसे हम चैप्टर को पढ़ेंगे और समझेंगे तब आपको पता चलेगा कि यह नाम मात्र की कार्यपालिका कहने मात्र की है, जबकि राष्ट्रपति के सहमति के बिना आधे से ज़्यादा चीज़ें अधूरी रह जाती हैं। वहीं हम अध्यक्षतात्मक शासन व्यवस्था में देखें तो अध्यक्षतात्मक शासन व्यवस्था को हम गैर उत्तरदायी या गैर संसदीय शासन व्यवस्था भी कहते हैं। इसमें एक ही प्रकार की शासन व्यवस्था या कार्यपालिका होती है, लेकिन कुछ देशों में बहुल सदस्य संख्या कार्यपालिका होती है। जैसे उसका उदाहरण हम देखें तो यह है स्विट्ज़रलैंड। स्विट्ज़रलैंड में यह कार्यपालिका एक सदस्य के रूप में सुकेंद्रित रहता है, यानी कि कुछ सदस्यों को कार्यपालिका का भार सौंप दिया जाता है जिनके कार्य, शक्ति एवं कार्यकाल सब समान रहते हैं और सबको एक एक करके बारी बारी से अध्यक्ष बनने का समान अवसर दिया जाता है। चलिए अब हम हमारे यहाँ इंडिया में नाम मात्र के कार्यपालिका यानी कि राष्ट्रपति से शुरू करते हैं कि उसकी शक्ति, शपथ ग्रहण, नियुक्ति, महाभियोग, देन इमरजेंसी पावर, वित्त, फाइनेंशियल इमरजेंसी, बहुत सारे ऐसे शक्ति, प्रावधान और तथ्य हैं जिनको हमें जानना राष्ट्रपति के तहत बहुत ज़रूरी है। तो चलिए बिना इंतजार करे शुरू करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और भारत के राष्ट्रपति के तहत आर्टिकल 52 का जिक्र करते हैं। आर्टिकल 52 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि भारत के लिए एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 52 इस बात का उल्लेख करता है। अब हम देखते हैं कि इनकी क्वालिफिकेशन यानी कि योग्यता, कौन व्यक्ति है जो राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवारी रखता हो या राष्ट्रपति बनने की क्षमता रखता हो, ये योग्यता रखता हो। तो इसके कुछ प्रावधान दिए गए हैं जिनका उल्लेख आर्टिकल 58 में किया गया है। तो क्या है इनका योग्यता, चलिए देखते हैं। वह भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, साथ ही वह लोकसभा में मेंबर बनने की योग्यता रखता हो, लाभ के पद पर ना हो, लाभ के पद पर ना हो इस बात का उल्लेख इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी आर्टिकल में नहीं किया गया है। और इसके सारे क्वालिफिकेशन या योग्यता का उल्लेख राष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल 58 में देखने को मिलता है। चलिए बात करते हैं आर्टिकल 58 में उल्लेखित भारत के राष्ट्रपति की योग्यता में एक बात का जिक्र किया गया है, लाभ का पद। क्या मतलब है इसका? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल या केंद्र सरकार या राज्य सरकार में कार्यरत मंत्री, ये सारे पद लाभ के पद पर नहीं होते या नहीं आते। अभी वर्तमान में जो हमारे राष्ट्रपति हैं मिस्टर रामनाथ कोविंद, ये राष्ट्रपति बनने से पहले बिहार के राज्यपाल थे और वह पद जिसमें आपको वेतन मिलता है लाभ के पद पर आता है।
एग्जाम्पल देखते हैं 2012 की। 2012 में प्रणब मुखर्जी वित्त मंत्री के पद पर थे और उन्होंने उसे इस्तीफा देकर राष्ट्रपति चुनाव लड़े। अब हम बात करते हैं निर्वाचन मंडल की, यानी कि इलेक्टोरल कॉलेज की। क्या है इसका मतलब? वह लोगों की समूह जो राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेते हैं। भारत में सर्वोच्च पदाधिकारी का निर्वाचन जनता अप्रत्यक्ष रूप से करती है। क्यों? क्योंकि जनता द्वारा चुने गए प्रत्याशी ही राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेते हैं। आर्टिकल 54 का जिक्र करते हैं। राष्ट्रपति चुनाव में कौन कौन भाग लेंगे, इसका उल्लेख आर्टिकल 54 करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। वो कौन कौन लोग हैं जो राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेते हैं? संसद के सभी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, जैसे कि पार्लियामेंट में, लोकसभा में 545 और राज्यसभा में 245। लेकिन लोकसभा में 545 में 2 सीट ऐसी होती हैं, 2 सांसद ऐसे होते हैं जिन्हें राष्ट्रपति मनोनीत करता है। यानी कि राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 2 सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं लेते। वहीं हम दूसरी ओर देखें राज्यसभा में, तो राज्यसभा में इन मनोनीत सदस्यों की संख्या 12 होती है। तो ये 12 सदस्य भी राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं लेते। यानी कि हम कहें तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि पार्लियामेंट के 14 सदस्य जो कि राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, और राज्यसभा की बात करें तो जो अलग अलग क्षेत्र से अपने फील्ड में विशेषज्ञ होते हैं, ये लोग राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं लेते। इसलिए भाग नहीं लेते क्योंकि राष्ट्रपति इन्हें स्वयं मनोनीत करता है और यह हितों का टकराव का मामला उत्पन्न होता है। 28 राज्यों के विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य इस चुनाव में भाग लेते हैं। भारतीय संविधान की भाग 5 आर्टिकल 52 से लेकर के 78 है तक इस बात का जिक्र किया गया है राष्ट्रपति के वाले चैप्टर की। विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन जो राज्यपाल द्वारा विधानसभा में मनोनीत सदस्य होता है, इस चुनाव में भाग नहीं लेता, क्योंकि राज्यपाल के मनोनीत द्वारा उसकी नियुक्ति हो रही है। वह राज्यपाल स्वयं राष्ट्रपति द्वारा अपनी नियुक्ति करता है। फिर से यहाँ हितों का टकराव, यही एकमात्र वजह है कि ये मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते। भारत के 7 राज्यों के पास, 7 प्रदेशों के पास विधान परिषद हैं, सदस्य हैं, इस चुनाव में भाग नहीं लेते। क्या बोल रहे हैं? ध्यान सुनो। भारत के 7 राज्यों के पास, प्रदेशों के पास विधान परिषद हैं और इन विधान परिषदों के सदस्य इस चुनाव में भाग नहीं लेते। 28 राज्यों में से दिल्ली व पांडुचेरी की विधानसभा के सदस्य भी राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेते हैं। क्यों? यहाँ मुख्यमंत्री शासन होता है, यहाँ वोटिंग होती है, यहाँ विधानसभा है। दिल्ली और पांडुचेरी ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा को राष्ट्रपति के चुनाव का अधिकार 70 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 आर्टिकल 54 में शामिल किया गया है। बात करते हैं 2012 में राष्ट्रपति चुनाव में क्या हुआ था। एक एंग्लो इंडियन ने मत किया था, इनका नाम था डेरेक ओब्रायन। क्यों भाई? एक और हम कह रहे हैं कि राष्ट्रपति चुनाव में कोई भी मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेंगे। तो ये 2012 में राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेने वाले एंग्लो इंडियन डेरेक ओब्रायन कौन था? ये पश्चिम बंगाल से तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा के सदस्य हैं। वो पहले एंग्लो इंडियन हैं जो भारत के संसद के किसी भी सदन से निर्वाचित होकर आए हैं। इस बात के आधार पर राष्ट्रपति चुनाव में ये व्यक्ति डेरेक ओब्रायन भाग लिए थे। कैसे? मनोनीत सदस्य यदि निर्वाचित होकर लोकसभा या राज्यसभा में आते हैं तो वो राष्ट्रपति चुनाव में भाग ले सकते हैं। क्या बोल रहे हैं? यदि वो चुनाव के माध्यम से यदि वो लोकसभा या राज्यसभा में आते हैं तब वो राष्ट्रपति चुनाव में भाग ले सकते हैं, लेकिन यदि मनोनीत किए गए हों तो ये बिल्कुल नहीं। अब हम बात करते हैं निर्वाचन पद्धति की। क्या है निर्वाचन पद्धति? चलिए देखते हैं। अंडरस्टैंड द इलेक्शन मेथड ऑफ प्रेसिडेंट। इलेक्शन मेथड ऑफ प्रेसिडेंट का उल्लेख या जिक्र आर्टिकल 55 में किया गया है।
आर्टिकल 55 कहता है कि राष्ट्रपति चुनाव एकल संक्रमणीय अनुपातिक गुप्त मतदान प्रणाली द्वारा संभव हो, इस बात का उल्लेख करता है। अब हम समझते हैं कि ये एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान प्रणाली है क्या। देखिए, चुनाव दो ही तरीके से जीती जा सकती हैं, दो ही तरीके से होती है। एक होता है अग्रता ही विजेता और दूसरा मेथड होता है एकल संक्रमणीय अनुपातिक गुप्त मतदान प्रणाली। फर्स्ट के बारे में हम चर्चा करते हैं, अग्रता ही विजेता। इसका मतलब होता है जितने भी प्रत्याशी चुनाव में भाग लेते हैं उन प्रत्याशियों में जो सबसे ज़्यादा या अधिक वोट लेकर के आ जाता है वो विजेता कहलाता है, वो कैंडिडेट प्रत्याशी चुन लिए जाते हैं। लेकिन एकल संक्रमणीय अनुपातिक गुप्त मतदान प्रणाली में ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ जनता डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से वोट नहीं करती, वह अप्रत्यक्ष रूप से वोट करती है। क्यों? क्योंकि जनता द्वारा चुने गए लोग राष्ट्रपति निर्वाचन में भाग लेते हैं। लेकिन एकल संक्रमणीय अनुपातिक गुप्त मतदान प्रणाली का क्या मतलब है? अनुपातिक का मतलब होता है निश्चित कोटा प्राप्त करना। राष्ट्रपति चुनाव में जो मतदाता होते हैं वह वरीयता क्रम में वोट देते हैं और जो कैंडिडेट, जो प्रत्याशी सबसे कम वोट लेके आता है उसके वोट को काटकर उसके सारे वोट अन्य प्रत्याशियों के लिए हस्तांतरित कर दिए जाते हैं और जो व्यक्ति निश्चित कोटा को प्राप्त कर लेता है वही राष्ट्रपति कैंडिडेट के लिए खड़ा हो जाता है या प्राप्त कर लेता है। अब हम समझते हैं कि ये निश्चित कोटा कैसे सेलेक्ट की जाती हैं और कौन कौन वो लोग हैं जो राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेते हैं।